नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब की बार 200 पार का जो ड्रीम है वो कैसे हम लोग उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, जैसे कि हमने आपको हाउ टू गेट 80+ इन जेई मेन, ये तो हमने वीडियो बना ही रखा है, उसको आप देखे भी होंगे। उसी तरह से आप क्या करिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हाँ, ये थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, ये शॉर्टकट वीडियो नहीं है, श्योर कट वीडियो है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये शॉर्टकट वीडियो नहीं है, ये क्या है? क्या है भाई? श्योर कट वीडियो। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि जैसे पहले तो आप 70-80 फॉर्मूला, 60-70-80 फॉर्मूला ये कहता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको, उसमें आप कोशिश करिए कि 80 आपके स्कोर आ जाएं। जो आपके मीडियम सब्जेक्ट है, मतलब लगता है कि कम, उसमें आप कोशिश करो कि 70 नंबर मिल जाएं। आप 30 नंबर छोड़ सकते हो यार, ये देखो ना, हम 70 ही कह रहे हैं, आपको 72 नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 60 ये मिनिमम स्कोर है। आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं पीसीएम के ग्रुप। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ है, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं एक एज ए जेई एस्पिरेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 80 स्कोर आ जाए मैथ में, और मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं सोचूंगा कि 60 आपके केमिस्ट्री में स्कोर हो। तो आप ये करिए, इसमें इसको ये इस तरह से प्लान करना होगा। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया है बच्चों, भले मैं रेगुलर क्लासेज नहीं लेता हूं लेकिन आइडिया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आप पूछोगे कि पूरे इंटायर केमिस्ट्री में सर एक टॉपिक का नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। दूसरा आपका सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे उस तरह से सेक्शन वाइज बात करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपका आता है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आपके ब्लॉक केमिस्ट्री आ जाती है जिसमें हाइड्रोकार्बन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस। ऐसा डायरेक्टली जेई मेन के सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आप कहाँ कहाँ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि एक बात मैं और बता दूं कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस चल रहा था वो सिर्फ बोर्ड के लिए था। ये तो हम लोग को पहले से ही कंसेप्ट क्लियर है, तो इस पर बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे मेटलर्जी जैसा टॉपिक है उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। जो एस ब्लॉक का टॉपिक है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब जो पढ़ते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये भी आप एनसीईआरटी से करिए। मतलब जेई मेन के लिए आप एनसीईआरटी पे फोकस रह सकते हैं। कैसे रहेंगे? तो आप एनसीईआरटी निकालिए 11th की और 12th की, और इसमें एस ब्लॉक, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, स्पेशली पी ब्लॉक 11th का भी 12th का भी, क्योंकि दो आपके जो ग्रुप हैं वो 11th में दिए हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जो जिनॉन वाला ग्रुप है वो आपका 18 मतलब दिया हुआ है 12th में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिनॉन वाला जो फॉर्म है वो आपका जेई एडवांस के लिए तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। जेई मेन के लिए आपके सभी ग्रुप इक्वली हैं, स्पेशली नाइट्रोजन फैमिली है ना, उसको ध्यान रखिएगा। उसके जितने स्ट्रक्चर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आप मेटलर्जी में सबके वहीं आइसोलेशन प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कर लीजिए, उसको फ्लो चार्ट की तरह डील करिए। केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है, एमओटी थ्योरी है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपके आयनिक कंपाउंड, फजान्स रूल, इनको ध्यान रखना होगा। फजान्स रूल का यूज़ हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में करते हैं जिसमें हाइड्रेशन और लाइटिस एनर्जी होती है। तो इनऑर्गेनिक आप ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अगर रेगुलर टाइम दें तो ये कभी भी सबसे ईजीएस्ट सेक्शन होता है पूरी केमिस्ट्री का। मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सबसे आसान होता है इनऑर्गेनिक, तो उसको आप ध्यान रखिए। अगर इनऑर्गेनिक आपका वीक है तो उसको कोशिश करिए कि आप ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक को कैसे स्टार्ट करें, तो ऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म, जीओसी पे ध्यान दीजिए, है ना। जीओसी आइसोमरिज्म करने के बाद आप, मतलब ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आप पूछोगे तो मैं आंसर दूंगा जीओसी, जिसमें आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप ग्रुप केमिस्ट्री में स्पेशली आपके जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को आप इनऑर्गेनिक में भी रख सकते हैं, वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक ब्रॉड लाइन की आपको यही करना है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आप ऑर्गेनिक के लिए देख सकते हैं। फिर फिजिकल में बात करें तो फिजिकल में आप देखे होंगे तो 11th में आपके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ 12th में टॉपिक्स हैं। तो फिजिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आप अगर ये हमसे पूछेंगे
तो फिजिकल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लगभग सेम ही है, लेकिन हाँ ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, तो वो टॉपिक का नाम है बच्चों सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इन सब में हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि और सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, गैसियस स्टेट, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एज सच जेईई मेन के सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ एडवांस में उसका एक क्वेश्चन रिजर्व आता है। तो इस तरह से आप रखिए। इसमें आप ये देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग, मीडियम और हार्ड टॉपिक कौन है, स्ट्रॉन्ग और मीडियम पे फोकस करिए। और मैंने कहा कि वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो कोशिश करिए कि उसमें आपका 80 आए। जो फिजिक्स का जहाँ तक सवाल है उसमें मेनली आपका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स और एक थर्मल फिजिक्स को कहते हैं। तो आप स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि उसके एक तो इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन बहुत कम छोटा सा होता है और क्वेश्चन की भरमार लगी रहती है ना। स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप आगे पढ़ते हो, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना, ये जितने भी सिलेबस के पार्ट हैं। और हम तो कहेंगे बच्चों जो एक्सपेरिमेंटल स्किल है, जहाँ से आपके 20% वेटेज है, उनको पहले ही तैयार कर लेना। उससे फ़ायदा ये होगा कि इंटायर फिजिक्स भी कनेक्टिविटी रहेगी। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, साइक्लोट्रॉन, जितने पढ़ते हो ना, मीटर ब्रिज, जितनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, हेनरीज लॉ शायद पता नहीं यार, मेरे को फिजिक्स थोड़ा पढ़ाया वो बहुत दिन हो गया। हेनरी लॉज है ना, एम्पियर सर्किटर लॉ, ये सब जो है ना उनको आप अच्छे से कर लीजिए। मैकेनिक्स में आप आएंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका न्यूटन्स का लॉ, काइनेमेटिक्स हो जाता है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आपके जेईई मेन में ज़रूर आते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछते हैं वो लोग। यूनिट डायमेंशन को तैयार कर लीजिएगा, ग्रेविटेशन, है ना। तो आप ये देख लेना, वेव मोशन के क्वेश्चन आते हैं, एसएचएम के क्वेश्चन आते हैं। वेव मोशन के तो ज़्यादातर कभी कभी एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टैंडिंग वेव और ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, यही सब है आपका। तो और मैथ में तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हाईली स्कोरिंग सेक्शन है वो वेक्टर 3D है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जहां आप धोखा नहीं खाएंगे, जो आपके टफर सेक्शन है, मतलब जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, के बाद जहां आपको मेहनत करनी पड़ती है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना, ये और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो 4-5 टॉपिक है ना, इनको छोड़कर आप पहले पूरा फोकस करिए। और बच्चों ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लक्ष्मण रेखा का मतलब कि अगर हम नहीं ये निकालते हैं तो ये मत सोचना कभी भी कि यार हम वो हो जाता है। अगर आपके पोटेंशियल इतना नहीं है तो आप एक खुद को अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से लक्ष्य बना लीजिए और उसी को फॉलो करिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 का लक्ष्य बनाऊंगा, मतलब 50 क्वेश्चन एवरेज। जैसे यहाँ पे मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपके 70 एवरेज हैं तो 210 आ जाएंगे, मतलब 200 तो पार हो ही जाएंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका लक्ष्य, आप ये अगर करते हो कि 150 भी नंबर पा जाते हो। अब जैसे कई बच्चों का डाउट होते हैं कि एक अच्छी एनआईटी के लिए कितना मिनिमम स्कोर चाहिए, तो उसका आंसर है 180। 180 अगर नंबर आ जाते हैं या उसके ऊपर आते हैं, और टॉप की 5 आईआईटीज के लिए तो 200 अगर आपके नंबर हैं तो आप एक टॉप 5 आईआईटी में एक बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाएगी आपकी, बहुत अच्छी ब्रांच, मतलब इनफैक्ट सीएस भी मिल सकता है हमने बोला, है ना। क्योंकि देखा जाए तो एमएनआईटी का सीएस जो है वो 4-4.5 हज़ार तक जाता है, तो हम 5वें नंबर पे इसको मानते हैं। इसके पहले कौन कौन से हैं, तो तिरुचिरापल्ली, वारंगल, कालीकट, सूरतकल और उसके बाद एमएनआईटी, है ना। इसकी अगर बात करें तो अब क्या होता है ना कि जैसे कोई बच्चा है 150 नंबर भी स्कोर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 150 को मार्च में वो 180 में कन्वर्ट कर देगा और अप्रैल वाले अटैम्प्ट में 210 में कर देगा। अगर मान लीजिए आप पहले ही अटैम्प्ट में मार देते हो तो देखो हमारे को परसेंटाइल पे हम लोग को कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है कि हम कितने नंबर ला सकते हैं। तो जिस पे कंट्रोल है उसी पे बात करते हैं। तो हम लोग 200 नंबर ला सकते हैं। तो यही है बच्चों जो हमने बताया वो 200 का फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हमारे चैनल को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए। अब की बार 200 पार। गुड लक।